नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ना एक तरफा है, ना एक रंगा है, ना लहर है, ना कहर है। किसी एक के आदि और अंत होने का मिथक ध्वस्त हो गया, लेकिन उसकी जगह कोई नया आदि और अंत नहीं बना। भारत की राजनीति के कई प्रकार के भूत भाग खड़े हुए। मेरी राय में 5 राज्यों के चुनावों का कुल जमा यही जनादेश है। जिस बीजेपी में नेता ही नेता नजर आ रहे थे, वो नेता अपनी बीजेपी को नहीं जिता सके। जिस कांग्रेस में कोई नेता नजर नहीं आ रहा था, उस कांग्रेस में मुख्यमंत्री चुनना मुश्किल हो रहा है। यह चुनाव अगर कांग्रेस के नाम है तो मिजोरम में कांग्रेस ध्वस्त हो गई। मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बन रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अब कांग्रेस के पास कोई भी सरकार नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तेलंगाना राष्ट्र समिति के सामने ध्वस्त हो गए। ओवैसी कहते हैं कि टीआरएस ने बीजेपी को हरा दिया। 118 सीटों पर लड़कर बीजेपी को 1 सीटों का शायद रुझान है। 2 बड़े राष्ट्रीय दल तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को नहीं हरा सके। वहां किसानों ने टीआरएस पर भरोसा किया है, तो छत्तीसगढ़ में किसानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। संदेश यही है कि कोई भी दल किसानों को अपनी जेब में ना समझे, उनके मसले को लेकर गंभीर हो जाए और ठीक से नीति बनाए, उससे ज्यादा ठीक से लागू भी करे, वरना किसान अगली बार किसी और को ढूंढ लेंगे। 10 दिसंबर को चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में विपक्ष के नेताओं को पावर प्रेजेंटेशन के जरिए रणनीति समझा रहे थे। 11 दिसंबर को कांग्रेस और टीडीपी का गठबंधन तेलंगाना में हार गया। छत्तीसगढ़ में बसपा और जनता कांग्रेस की भूमिका समाप्त होती है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा महत्वपूर्ण हो जाती है। छत्तीसगढ़ में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही थी, जो बाद में पता चला यहां कांग्रेस को 67 सीटें आई। राजस्थान में कहा जा रहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, वहां लहर नहीं दिखती है। 100 पर कांग्रेस की गाड़ी रुकती हुई नजर आती है। नेता को नतीजों के दिन परखना चाहिए। आम दिनों में कैमरों के सामने विपक्ष को ललकारने वाले अमित शाह आज कैमरों के सामने नजर नहीं आए। अगर यही नतीजा कांग्रेस का होता तो मीडिया ललकार चुका होता, फ्लैशेस चल रहे होते स्क्रीन पे कि कहां है राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी पकौड़ा खाने निकल गए होते तो आज हंगामा मच गया होता कि हारने के बाद भी वो खा रहे हैं और ग्लास से पानी पी रहे हैं। पर अच्छी बात यही है कि हमारा मीडिया अमित शाह के सामने शालीन हो जाता है। यह मीडिया के लिए बहुत अच्छा है कि कम से कम वो किसी के सामने तो शालीन होना याद रखता है। अच्छी चीजों की प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कैमरे के सामने आए, मगर संसद के शीतकालीन सत्र के लिए चर्चाओं का आमंत्रण देने आए। चुनाव से जुड़े सवाल पर जवाब नहीं दिया। जरूर इस चुनाव में पोस्टरों पर वे प्रमुख रूप से नहीं थे, मगर चुनावी चर्चाओं में चारों तरफ उनकी मौजूदगी बराबर की थी। कहा जाता था कि मोदी जब रैली करते हैं तो चुनावी रुख मोड़ देते हैं। अब यह वसुंधरा और शिवराज को सोचना है कि प्रधानमंत्री मोदी की भाषा ने हारने में मदद की या बुरी हार से बचा ली। अगर दोनों प्रधानमंत्री की भूमिका का विश्लेषण कर सकते हैं तो। वैसे रमन सिंह ने साफ कर दिया कि राज्य की नीतियों पर चुनाव लड़ा गया, केंद्र का कोई रोल नहीं। फिर भी आज के नतीजे को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि मोदी का जादू खत्म हो गया। अगर देखेंगे तो गलती करेंगे। अगर यह नजरिया है तो यह राजनीतिक नजरिया नहीं हो सकता। वैसे प्रधानमंत्री से भी पूछा जा सकता है कि वे क्यों नहीं आए आज के दिन बयान देने, या कोई ट्वीट क्यों नहीं किया। 2013 में जब इन्हीं 5 राज्यों के नतीजे आए, तब उन्होंने 15 दिसंबर 2013 को ट्वीट किया और लिखा कि 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। यह साफ है कि हवा किस तरफ बह रही है। यह कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत है। ये उनके ही अंश, ट्वीट के अंश मैंने पढ़े, ये 2013 के ट्वीट हैं। अब बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे। मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। अगर लोगों की थिंकिंग है, अप्रोच है, हम उससे अग्री नहीं करते हैं, हम उससे लड़ेंगे, बट हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल 519 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली विधानसभा में बीजेपी के पास 376 विधायक थे। गणित में कमजोर हूं, इधर उधर हो जाए तो जोड़ लीजिएगा अपनी तरफ से। 3 हिंदी भाषी राज्यों में कुल मिलाकर भाजपा 200 सीटें भी नहीं जीत पाई, जबकि अमित शाह ने सिर्फ मध्य प्रदेश में कहा था कि 200 सीटें जीतेंगे। बीजेपी 179 विधायक हार गई। वहीं रुझानों के अनुसार कांग्रेस के खाते में 278 विधायक आते दिख रहे हैं। रुझान और नतीजे, इसमें राहुल का कितना योगदान है, जनता का कितना योगदान है, हम तराजू लेकर बैठेंगे तो तौलेंगे। मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी में भी सारी खूबियां खोज ली जाएं आज की रात। 2014 में जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अभियान शुरू कर रहे थे, तब उनके सामने राहुल गांधी को उनके नाम से कम पप्पू कहकर ज्यादा पुकारा गया।
क्या यह सिर्फ नियति का खेल है कि वही नेता अपने अध्यक्ष बनने की सालगिरह पर उन हिंदी प्रदेशों को जीतकर मना रहा है जिनके जीतने की कल्पना मौजूदा कांग्रेस से किसी ने नहीं की थी? जब राहुल गांधी अपनी चालें चल रहे थे तब उन चालों को महान बताने के लिए ना तो मीडिया में स्पेस था और ना ही कोई राहुल में संभावनाएं देखने के लिए लिख पा रहा था। हर तरह से उपेक्षित यह नेता दुत्कारे जाने के बीच आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसे 2 मुख्यमंत्रियों के नाम तय करने हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बारे में। भारतीय मीडिया और राजनीति का यह जोकर 11 दिसंबर के दिन तुरुप के पत्ते की तरह देखा जाने लगा। लग रहा था कि राहुल गांधी संवाद का तरीका बदल रहे हैं। मोदी का नाम लेने की मनाही होती थी, वे मोदी का नाम लेकर आक्रमण करने लगे। अंबानी का नाम लेने की मनाही थी, अंबानी का नाम लेने लगे। जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विधवा कहा तो लगा कि राहुल तुनक कर जवाब देंगे, जैसे मोदी ने अपनी मां को लेकर मुद्दा बनाया था। मगर राहुल गांधी चुप रहे। क्या राहुल को सहना आ गया है या फिर जनता ने राहुल को समझना शुरू कर दिया है? ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएं। तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है और जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। जरूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया। मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब बदलाव का समय है तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये राहुल गांधी का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो शाम को हुआ। उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, किसी को धमकाया नहीं। लेकिन क्या राहुल गांधी के भीतर आर्थिक नीतियों को लेकर कोई नई समझ बन रही है? क्या आर्थिक नीतियों के मामले में कांग्रेस अब बीजेपी से अलग दिखा करेगी? जैसा कहा जाता था कि दोनों की आर्थिक नीतियां एक ही हैं। क्या कांग्रेस की ये नई सरकारें जो अब हाथ लगी हैं क्या कुछ नया करेंगी? राहुल जिस तरह से किसानों और नौजवानों की बात करते रहे हैं, क्या उनकी सरकारें कुछ ऐसा कर देंगी जो आइडिया मोदी सरकार के पास नहीं है? अगर नहीं कर पाएंगी तो सारा विश्लेषण और विशेषण अगले चुनाव तक हवा में उड़ चुके होंगे। उन्होंने कहा कि कर्ज माफी पर जल्दी काम शुरू करेंगे, लेकिन और भी पहलुओं पर सोचा जाना बाकी है। कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है, कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा। और सोल्यूशन फ्रैंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है। सोल्यूशन चैलेंजिंग चीज है और हम उसको करके दिखाएंगे। बट वो उसमें किसानों के साथ हमें काम करना पड़ेगा, देश की जनता के साथ हमें काम करना पड़ेगा और हम वो करेंगे। उन्होंने रफाल मामले में प्रधानमंत्री मोदी को निजी रूप से भ्रष्ट कहा, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी को घोटाला कहा, मगर उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उनकी वजह से उन्होंने 2014 के बाद काफी कुछ सीखा है। I was speaking to my mother yesterday, and I was telling her that the absolute best thing for me was the 2014 election. Now this would be counterintuitive to you. You'd say, what are you saying? But for me, I've learned a lot from that election. I've learned a lot about how to think about things. I've learned a lot about, most important thing is humility, that you have to, this is a great country, and the most important thing in this country is what the people of this country feel. And as a politician, you have to listen to what they feel. You have to connect with what they feel. Even though I'm an opposition person, the sad thing is that
he refused to listen to the heartbeat of this country. He refused to listen to what youngsters are saying to him. He refused to listen to what farmers are saying. Certain amount of arrogance came in, and I think that is fatal for a politician. So, I mean, that's something that I learned from how he has acted. I learned from what I see, and the best for me, the best teachers are the people of this country. तो लोगों ने राहुल गांधी को सबक सिखाया। हमारे साथ सुदीप श्रीवास्तव हैं और अजय कुमार हैं, झारखंड से कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद। सुदीप, पहले आपसे ही जानना चाहता हूं कि आज के दिन वंदिता मिश्रा जी भी हैं हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने राजस्थान को काफ़ी कवर किया है, और चिंतामणि जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, वो भी आप सबका स्वागत है। पर सुदीप, आपसे शुरू करते हैं। आज के दिन इस तरह का भाषा में, अति विनम्रता की भाषा में, जैसा लग रहा है कि राहुल गांधी को ही खुद भरोसा नहीं है कि वो जीते हैं 3 राज्यों में। देखिए, वो बदल गए हैं क्या सच में? राहुल गांधी ने जो कहा कि 2014 से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने सबसे प्रमुख बात जो सीखी है वो ये सीखी है, अगर आप उनका 2013 का एक इंटरव्यू था टाइम्स नाउ का, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, वो हेड ऑन लेने की कोशिश उन्होंने बंद कर दी है। दूसरी चीज ये है जो उन्होंने सीखा है कि एक स्पेस को नरेंद्र मोदी ऑक्यूपाई कर चुके हैं। एक माचो, एग्रेसिव, ज्यादा बोलने वाला पॉलिटिशियन। शायद 2014 में उस समय एक ऐसा पॉलिटिशियन जो बहुत बोलता हो चाहिए था, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री मौन रहते थे, ये माना जाता था, ये कहा जाता था। आज जो स्पेस है उसको राहुल गांधी ने पहचान के कि मेरे को उनसे एक हट के इमेज बनानी है, और वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और उसी के तहत जो आज जो उन्होंने सारी बातें बोली हैं उसी के तहत बोली। अजय, इमेज बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, या वाकई आपको लगता है कि राहुल गांधी इतने पोलाइट हैं? क्योंकि आमतौर पे अगर किसी पार्टी को, खासकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, बराबर भी ना भी सरकार बने तो भी 100 से ऊपर हैं, ऐसी स्थिति में वैसे किसी भी पार्टी के नेता का तेवर कुछ और होता है। नहीं, देखिए, एक चीज है, आपने पिछले, खासतौर से पिछले 7-8 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी के ऊपर हमला किया है, जब भी कोई भी पत्रकार जाते हैं, और आप उनके भाषा पहले से भी देख लीजिएगा, हमेशा वो कहते हैं कि हम प्रेस को जो है स्वतंत्र रूप में देखना चाहते हैं, आप निडर होकर अपना जो है, आप हमारे खिलाफ भी बोलिएगा। तो ये उनका नेचर है, डाउन टू अर्थ है, ये बात सही है। अब क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्टी हैं वगैरह, तो लोग कोशिश कभी कभी हो जाता है कि लगता है कि पहुंचने के लिए मुश्किल हो जाती होगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से सरल, सिंपल, इजी टू। पॉलिटिकली वो क्या मैच्योर किया आप लोगों ने, जो 2014 में जिस राहुल गांधी को देखा, इस राहुल का जो वो खुद कह रहा है कि मैं बदला हूं, काफी सीखा हूं, तो क्या आपको लगता है कि? देखिए, एक चीज है कि एक्सपीरियंस, कि आगे से नेतृत्व संभालना। देखिए, उससे पहले तो वो उपाध्यक्ष थे, और हम ये नहीं कह रहे, लेकिन सब लोग के जो है, आप अगर किसी भी, अगर टीम के कैप्टन, अगर आपको जिम्मेवारी मिलती है, तब आप उनके जो है रिजल्ट देख सकते हैं। तो पूरी तरह से हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको बदलाव। बाहर की बातें कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि आप भीतर की तो कुछ बात बताइए कि क्या राजनीतिक रूप से, क्या उनके कार्यप्रणाली में ऐसा बदलाव आया है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे उसको हम फेस वैल्यू पे लें या हम ना लें? नहीं, देखिए, एक चीज है, जो राहुल गांधी जो सामने जो है वो पीछे भी और सामने भी है। राहुल गांधी में कहीं से भी, कभी भी, राहुल जी में कभी भी किसी तरह का एक्टिंग नहीं है, लेकिन जो चेंजेस जो हुए हैं पार्टी में, आपने देखा होगा कि उनके जो पहली बार जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आखिरी पंक्ति में उसको आगे लाने का। आपने देखा कि वो पहले बदलाव जो हम लोग को दिखाई दे रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बदलाव पूरी तरह से जो है, ये क्रांति पूरी तरह से पार्टी में आ गई है, लेकिन आप सबको जो है मौका दिया जा रहा है। अलग अलग चेहरे हैं, यंग लोग हैं, अलग समाज के अलग अलग लोग जो हैं, जिनको जो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। जैसे आप देख लीजिएगा, आदिवासी समाज, अनुसूचित जनजातियों, किसानों। पर ये तो बीजेपी भी करती है, बीजेपी भी सारे समाज के लोगों को टिकट दे देती है। नहीं, आज टिकट की बात नहीं कर रहे, संगठन में। दूसरी बात क्या है, संगठन तो उनका तो और भी भयानक है, इसमें सबका उनका संगठन में मानता हूं कि भयानक है, भयानक था, लेकिन भयानक से मतलब मेरा विस्तृत, मेरा कहना भयानक मतलब डरावना। हमारा ये कहना है कि हम राहुल जी के नेतृत्व में, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है संगठन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लोगों के बीच में डायरेक्टली संवाद देने के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है, और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। पहले हम देखते थे कि
हमारे पास इतने नेतागण है, नेता लोग लड़ते थे, पार्टी जो है अब जो है पार्टी लड़ रही है। ठीक है, चिंतामणि जी हमारे साथ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के नतीजे के संदर्भ में बार बार इस बात को उभारा जा रहा है कि आप लोगों के हिस्से में अहंकार ज्यादा आ गया था, आपकी भाषा में तल्खी ज्यादा आ गई थी। ये भी एक कारण है, और जिसके जैसे सुदीप कह रहे थे कि वो उस छवि के समानांतर या उसके सामने राहुल गांधी अपनी विनम्रता की छवि बना रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को श्रेय देना एक्सीडेंटल है। वस्तुतः ये चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के थे, और स्थानीय जो 15 जो भी वहां स्थानीय रहे होंगे, स्थानीय लीडर हैं या स्थानीय परिस्थितियां हैं, इसमें राहुल गांधी को श्रेय देना अन्यथा है। दूसरा ये कि राहुल गांधी के बारे में ये कहना कि वो बड़ा बदल गए हैं, वास्तवतः उनके सलाहकार बदले होंगे, राहुल गांधी स्वयं बदलें, क्योंकि वो अपनी सोच से चलते नहीं। उनके भाषण भी दूसरे लिखते हैं, स्ट्रेटेजी भी दूसरे बनाते हैं। अभी तो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें वो खुद ही बोल रहे थे, मैंने भी देखा कि वो खुद ही बोल रहे थे। जी, हाँ, लेकिन उसके पीछे दूसरा ये कि जो कर्ज माफी का उन्होंने कहा है, ये मैं कहना चाहूंगा कि आज ही उन्होंने अपने बयान बदले। मध्य प्रदेश में उन्होंने भाषण दिया था, कहा था कि 10 दिन के अंदर अगर कर्ज माफी नहीं होगी किसानों की तो 11वें दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। चिंतामणि जी, आपने पूरा नहीं सुना, उन्होंने दो बातें कही, मैं जोड़ देता हूं। दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि कर्ज माफी की प्रक्रिया पे हम जल्दी काम शुरू करेंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कर्ज माफी ही एकमात्र समाधान नहीं है, और ये काफी जटिल मामला है, हमको इसमें बहुत सारी चीजें आसपास करनी होंगी। वो मुश्किल काम है लेकिन हम करेंगे, उन्होंने ये बात कही। ये उनको ये घोषणा पत्र में देते हुए उन्होंने कहा है, ये उनके फर्म शब्द है, मैं आपको वीडियो दे सकता हूं। कि 10 दिन में अगर कर्ज माफी नहीं होगी तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। मैं बहुत अधिकार से मैं ये बात आपको कह रहा हूं, उनका वीडियो बहुत अच्छी बात है। 11वें दिन एक नया मुख्यमंत्री आएगा, अच्छी बात है। प्रक्रिया देखेंगे जी। ये उनके शब्द हैं, ऐसे ही शब्द हैं, इसमें कोई बिंदु। जी, आप बात पूरी करें अपनी। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें अभी से उन्होंने बदल वादा खिलाफी शुरू कर दी है, और वो कहीं फिर से एक बार किसानों को धोखा देना चाहते हैं, जिस तरह पंजाब में उन्होंने दिया है। ठीक है रवीश जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की यही पुरानी बीमारी है। पंजाब में जो ऋण हमने माफ किया, उसके बावजूद इनको कुछ दिखाई नहीं देंगे। कम से कम हार तो मोदी जी के श्रेय में जाता है, मोदी जी के कारण ये लोग हार रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इतना तो मान जाइए। दूसरी बात क्या है कि हमेशा जो है इनकी भाषा में, जैसे महात्मा गांधी का जो एक पुरानी कहावत है कि पहले हमारे मजाक उड़ाएंगे, फिर हमसे लड़ेंगे, फिर आखिर में हारेंगे। इनकी आवाज में अहंकार देख लीजिए। अभी भी हम कहते हैं कि हम कभी भाजपा मुक्त भारत नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी जो अहंकार है, एक तो काम तो कुछ नहीं करेंगे, फिर जो है 20 तो बातें जो है त्रुटियां दूसरे को। अभी आप लोगों का इम्तिहान शुरू होने वाला है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अहंकार और गुरूर, चलन शुरू हो गया कि आप लोगों की समीक्षा रवि जी, आप लेकिन अहंकार और गुरूर और ऊंची कुर्सी से तो उतर जाइए। वंदिता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी चिंतामणि जी ने कहा कि ये एक्सीडेंटल है राहुल गांधी के साथ जो भी है। क्या आपको लगता है कि देखिए, अगर आज जीत हुई होती तो आज सारे चैनलों के शीर्षक क्या होते कि मोदी अनबीटेबल हैं, अपराजय हैं, है ना? वो हर चुनाव में अपराजय हैं, 2019 में भी अपराजय हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जीतते हैं तो इस तरह का संकोच क्यों है? मतलब हम समझ सकते हैं कि उनकी एक बात कुछ हद तक सही हो सकती है, क्योंकि उतनी बड़ी जीत तो नहीं है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी इस जीत के संदर्भ में आपको लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व कुछ बदला है, कुछ बेहतर है, उसमें पॉसिबिलिटी जो पहले नहीं देखी जा रही थी? रवीश जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी जो चीज इस वर्डिक्ट से उभर के आई है वो ये है कि वो जो मुक्त शब्द के आसपास जो बीजेपी ने एक पॉलिटिक्स बुनी थी, उसकी ये हार है जरूर। अब कांग्रेस की जीत है कि नहीं, राहुल गांधी की कितनी ये जीत है, मैं उसको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू देखूंगी जो मैंने राजस्थान में देखा। तो राजस्थान में तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये कांग्रेस की जीत थी, मुझे लगा कि बीजेपी को हराया जा रहा था, लोग बीजेपी को हरा रहे थे और कांग्रेस के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए कांग्रेस जीत रही थी। पर ये कहने के बाद ये भी सच है कि एक बार जब कांग्रेस जीत जाएगी तो उससे एक मोमेंटम मिलता है, उससे एक अपने आप में कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी आ सकता है, तो उससे आगे जाके कांग्रेस इस जीत को अपना सकती है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है।
जी। अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनसे हम बात कर लेते हैं कि अनुराग बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के नतीजे क्यों अभी तक घोषित नहीं हुए, इतना वक्त क्यों लग रहा है और अभी कितने नतीजे आ गए हैं और उसकी स्थिति क्या है? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले रवीश जी जो यहाँ के सीईओ हैं वीवीएल कांता राव साहब, उनसे बातचीत करके आया हूँ। हाँ। और उन्होंने यही बताया जो पहले से हम कहते हुए आ रहे थे कि वीवीपैट से मिलान की वजह से एक तो पहले देरी हो रही है, दूसरा कई जगहों पर 30 से ज्यादा प्रत्याशी हैं तो सबको फोटोकॉपी करा के देना, और अगर किसी ने ऑब्जेक्शन ले लिया, आपत्ति उठाई, तो चूंकि इस बार हर गणना के बाद, हर राउंड के बाद उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो वहां अगर उस राउंड की गणना फिर से हो रही है तो उसमें वक्त लग रहा है। ऐसे में उनका कहना है कि 10:30-11 बज सकते हैं जब पूरे नतीजे आ जाएं, और उसके बावजूद भी हो सकता है कि 1-2 सीटों पर अगर आपत्ति इस दौरान उठती है तो भी इसमें और वक्त लग सकता है। चूंकि वीवीपैट से मिलान वाली बात यहाँ पर पहली बार हो रही है, इसलिए भी हमको कल ही परसों जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और एक अधिकारी से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 2 से ढाई मिनट का औसत देरी हो सकती है, और 2 से ढाई घंटे अगर पूरे नतीजे देखें तो अमूमन 5 बजे तक पूरे नतीजे आ जाते थे, तो 7-7:30 हम मान के चल रहे थे कि हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 11 अगर बजेंगे तो बहुत सारी चीजें थी जो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने तरीके से रणनीति बनाई थी। चूंकि बीजेपी दफ्तर में भी, और अभी इस वक्त मैं मुख्यमंत्री निवास में हूं, यहाँ पर भी बहुत सारे बीजेपी के पदाधिकारी आए थे। मुख्यमंत्री अभी तक निकले नहीं है बाहर और उन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। मुकाबला ही कुछ ऐसा हो गया है कि 110-113 सीटों का, क्योंकि हम जैसा सोच रहे थे, जितनी नाराजगी थी, और क्या कांग्रेस उसको ट्रांसलेट कर पाएगी। जैसा आप भी कह रहे थे कि अगर मतों के प्रतिशत में देखें तो 41.2 और 41, इसके पहले हम देख रहे थे जब सपाक्स वगैरह का फैक्टर देख रहे थे, लगभग 2 लाख के आसपास उनको भी मत पड़े हैं। तो जरूर मंथन चल रहा होगा कि कहां क्या चूका है और कितने, अगर कांग्रेस भी यहां पर वैसी लीड नहीं ले पाई है जो किसानों के मुद्दे पर, जैसा मंदसौर में हम बात कर रहे थे कि पर अभी हमारे स्क्रीन पे कांग्रेस को 114 सीटों की लीड है, केंद्र बिंदु था और पूरी तरह से किसानों का जो आंदोलन हुआ था। अनुराग, हमारे स्क्रीन पे अभी कांग्रेस को 114 सीटों की लीड है, बीजेपी को 109 सीटों की लीड है। आपकी जानकारी में ये अभी और कितना बदल सकता है? बीजेपी के आगे निकलने की कितनी संभावना है? कांग्रेस की सरकार बना लेने की कितनी संभावना है? देखिए, ज्यादातर तो संभावना यही है कि कांग्रेस सरकार बना ले, लेकिन जो जब यहाँ लाइव में जुड़ने से पहले हम जो आंकड़े देख रहे थे, लगभग 30 से 32 सीटें ऐसी थीं जिसमें जो फासला है, अभी भी जो अंतर चल रहा है उम्मीदवारों के बीच, वो लगभग 500 से 1000 वोटों का है रवीश जी। और इसमें 2 से 6 राउंड, अब 3 से 5 राउंड के आसपास बच गए हैं। तो इसमें क्या इतना उलटफेर होता है, क्योंकि कई बार आखिरी के राउंड में बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं होता, लेकिन चूंकि ये मतों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है और इतना करीबी मामला हो गया है कि 2-3 सीटें भी अगर इधर उधर होती हैं तो ऐसे में, चूंकि बहुजन समाज पार्टी भी पिछले बार से 2 सीटें कम आ रही है, लेकिन वो भरपाई समाजवादी पार्टी कर दे रही है। गोंडवाना गणतंत्र अलग अलग धड़ों में लड़ती थी, इस बार साथ मिलकर लड़ी है तो उसकी सीट आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा मामला इस बार कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला मामला आता है, क्या राज्यपाल का रोल आता है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा है राज्यपालों की भूमिका बहुत ज्यादा राजनीतिक हो गई है, तो क्या वैसी अवस्था मध्य प्रदेश में भी बनेगी? ये सारे बिंदुओं पर भी दोनों दल चर्चा कर रहे हैं। जी, बहुत संक्षेप में मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जैसे 2014 में जीत के बाद मोदी को श्रेय दिया गया, हाँ, तो 2014 की जीत अन्ना आंदोलन से भी प्रभावित थी, 2014 की जीत कांग्रेस के फेल्यूर से भी प्रभावित थी, लेकिन मोदी को श्रेय दिया गया। तो ईमानदार, अगर फेयर तरीका तो यही है कि आज अगर 3 राज्य जीत के आ रही है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं आपको राहुल गांधी को श्रेय तो देना ही पड़ेगा कि उन्होंने अपनी जो यूनिट है, स्टेट यूनिट को, खासकर मैं छत्तीसगढ़ का ज्यादा नजदीक से देखता हूं कि छत्तीसगढ़ की स्टेट यूनिट को उन्होंने इतनी आजादी दी कि आप अपने बूथ मेंबर्स बनाइए, सारी जगह करिए, आम आदमी पार्टी जैसा प्रयोग करिए, हर जगह कैडर खड़ा करिए, और जहां जहां जब जब जरूरत हुई खुद गए। दूसरा जो उन्होंने क्लेवरली रेस किया है, कर्ज माफी को केवल कर्ज माफी नहीं बोला है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इन उद्योगपतियों का 1 लाख करोड़ माफ हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। तो यहां वो एक जो पहले उनमें एबिलिटी नहीं थी कि पॉलिटिकल थॉट को इंजेक्ट करते हुए अपनी बात कहें, एक ये बात तो वो बहुत पहले से कर रहे थे, तो और चुनाव में क्यों नहीं हिट की ये बात? इसलिए नहीं की कि जहां पर आपकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी वाली पार्टी के सामने खड़ी है, वहां इसके क्लिक करने की संभावना ज्यादा है।
गुजरात भी ये क्लिक किया। रूरल एरिया में कांग्रेस की 73 सीट्स हैं, बीजेपी की 57 सीटें हैं। रूरल अगर देखा जाए गुजरात, 4 शहरों को छोड़ा जाए तो वहां भी ये क्लिक किया। ठीक है, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार में। वंदिता मिश्रा के पास चलेंगे। वंदिता जी, मेरा एक सवाल है आपसे। अक्सर जब बीजेपी जीतती है तो आरएसएस के उसके संगठन की भूमिका और फिर वैचारिक बातों की भूमिका की बहुत चर्चा होती है। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान में आप घूम रही थी तो वहां आरएसएस का रोल क्या था? मतलब क्या वो आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी, और थी तो उसके नतीजे पर क्या असर पड़ा है? आरएसएस की भूमिका बिल्कुल थी। उसमें बहुत एक द्वेष था वसुंधरा राजे से, पर मुझे लगता है कि इन दी एंड उन लोगों ने जी तोड़ अपनी कोशिश की होगी राजे को जिताने की। वो इसलिए कि उनको भी मालूम है कि बीजेपी अगर हारती है तो उनके हाथ से चीजें जाती हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका वर्चस्व है, उनको जो मिलती हैं बेनिफिट्स, वो बीजेपी की सरकार ना होने से उनको नहीं मिलेगी। तो उनको मालूम है कि बीजेपी की विक्ट्री उनके लिए भी जरूरी है। मुझे सबसे बड़ा राजस्थान में घूमते हुए ये चीज लगी कि आज भी इवन एट अ टाइम जब बीजेपी की सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था, पर जो कहानी और जो स्टोरी है वो अभी भी बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास कोई कहानी नहीं थी सिवाय इसके कहने के कि बीजेपी ने ये गलत किया, वो गलत किया, इसमें फेल रही और उसमें फेल रही। तो इसके अलावा कांग्रेस के पास कोई कहानी नहीं थी अपनी। तो मुझे लगता है कि इस जीत से कांग्रेस को एक बीजेपी के पास क्या कहानी थी? बीजेपी के पास, उनके पास सपने दिखा, वो हिंदू वाली कहानी है उनकी, हिंदू वर्चस्व की, वो तो है ही। और उसके ऊपर वो लोग सपने दिखाते रहे हैं, चाहे मोदी वाले सपने हो, चाहे वो वसुंधरा राजे का एक वो हाईटेक बबल बनाने की कोशिश थी कि एक भामाशाह कार्ड हमने दे दिया, एक आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हम लोग करेंगे। तो मतलब ऑफ कोर्स उनके पास गवर्नमेंट भी थी, इसलिए उनको कहानी और सपने दिखाने की एक प्लेटफॉर्म थी उनके पास। पर मुझे ये लगा कि उस कहानी का काउंटर कांग्रेस नहीं कर रही थी। कांग्रेस खाली ये बोल रही थी कि आप ये नहीं कर पाए जो आपने कहा। पर वंदिता जी, अगर हिंदू वर्चस्व की कहानी थी तो ये कहानी अगर हम इसे गुब्बारा समझे तो बगैर कांग्रेस की कहानी के ये पंचर कैसे हो गया गुब्बारा? ये या नहीं हुआ आपके हिसाब से? ये गुब्बारा इसलिए पंक्चर हुआ है, हाँ नहीं मतलब ठीक पूरी मुझे नहीं लगता है वो हिंदू वर्चस्व वाला गुब्बारा पंक्चर हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसा देखा जो लोग वसुंधरा राजे की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि मोदी सरकार को टेम्पल बनाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। तो मुझे लगा कि वसुंधरा राजे सरकार लोगों की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी है। वो तो क्लियर था हर जगह, चाहे वो फार्मर्स में हो, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, बिजनेसमैन में हो, हर जगह उनके खिलाफ डिसकंटेंट था। ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो हिंदू वर्चस्व वाली उसमें कोई अंतर आया है। मैं आप नेताओं के पास आता हूं, पर सुदीप, छत्तीसगढ़ में भी आरएसएस, मध्य प्रदेश में तो काफी वेल ऑयल्ड कहा जाता है कि आरएसएस की बहुत अच्छी मशीनरी है। मतलब वहाँ मालवा रीजन से उसका उद्भार होता है और काफ़ी उसका आधिपत्य भी है। लेकिन फिर भी आप जो छत्तीसगढ़ में देख रहे थे, तो हम जो दिल्ली में पढ़ते हैं कि संघ का ये स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, उसकी हकीकत क्या है? बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है। पूरे दिन के डिस्कशन में यह छूट गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो जीतना शुरू हुई 2003 और 2008 जीती, हाँ, वो दोनों जीती आदिवासी इलाकों से। कारण यह है कि जो वनवासी कल्याण आश्रम है, जो आरएसएस की आउटफिट है, उसका हेडक्वार्टर जशपुर है। और वो एंटी कन्वर्जन के नाम पे कहिए, लोगों को जो आदिवासियों के जो उसका असर है वहां पे, आदिवासियों के जो प्रकृति आधारित देवी देवता हैं उनको हटा के गायत्री या शंकर की पूजा कराने वाली बात कहिए, वो सारी चीजें उन्होंने की। आज जो हुआ है, जो रिजल्ट आया है, आदिवासी इलाकों से पूरा सफाया है बीजेपी का।
और इवन जशपुर में भी, जिले में भी सीटें हार गए आरएसएस का संगठन काम क्यों नहीं किया? मैं उसका कारण बता रहा हूं आपको। 2015-2014 के समय में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, तो बॉम्बे में रामबाहु महालगी प्रबोधनी में कॉन्फ्रेंस हुई। वनवासी कल्याण आश्रम ने एक विजन पत्र बनाया और उस विजन पत्र में बहुत सी चीजें कही कि ये हमको करना है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के राइट्स कैसे देना है ट्राइबल को। ये भी कहा कि लैंड एक्विजिशन में जो कॉर्पोरेट लोग आ रहे हैं और जो आपके लूट बचा रखी है उसको कैसे रोकेंगे। ये तो ठीक बात है। छत्तीसगढ़ में अडानी जैसे कब्जा कर रहे हैं, उसको कैसे उसका विरोध होगा। ये उस प्रस्ताव में था। ये सारे इश्यूज के ऊपर में प्रस्ताव बना। अच्छा। और 2015 में विजन पत्र तो तैयार हो गया, लेकिन उसके बाद ये कह दिया गया एक स्टेज पर आकर, जो अंदरूनी जानकारी है मेरे पास ये आई कि राष्ट्र की प्रगति के लिए अभी हमको ये मुद्दे नहीं उठाने हैं, अभी हमको कुछ कॉरपोरेट को मदद भी करना है और ट्राइबल इश्यूज को हम नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। वो विजन पत्र जो 2015 का बनाया हुआ, जो मेढालंका मॉडल जिसको कहते हैं, जो विद्यासागर राव ने गवर्नर रहते हुए बहुत से अधिकार वहां की ग्राम सभा को दिलाए, महाराष्ट्र की ग्राम सभा को, आदिवासी सभा को, वो सारा का सारा धरा रह गया। तो आप ग्राउंड पे जाके एक बार अपेक्षा जगा देते हैं और फिर जब नहीं करते हैं तो वो बैकफायर करता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आया। लेकिन आप लोगों ने मध्य प्रदेश में कहा कि जब सरकार आएगी तो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों के परिसर में शाखा को रोक देंगे और कर्मचारियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन जब विवाद हुआ तो उससे आप पीछे हटने लगे। आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भी संघ को निशाना बनाया है, बहुत आक्रामक रूप से तो नहीं, लेकिन यहां वहां तो कहा ही है, तो आपको लगता है कि वो आपकी नीतियों में भी दिखेगा, उस पर स्पष्टता लड़ पाएंगे आप आरएसएस से? आरएसएस और आरएसएस के जो जहरीली विचारधारा के खिलाफ तो लड़ाई तो जारी रहेगी हमेशा। लेकिन दो तीन बातें जो अभी जैसे विनीता जी ने कहा था, मैं राजस्थान के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। राजस्थान में 12-13 जो भागी प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, वो जीते। राजस्थान में हवा सिर्फ वसुंधरा राजे जी के खिलाफ ही नहीं थी, कांग्रेस के पक्ष में था। और आप देख लीजिए, इस चुनाव में हम लड़ रहे थे आरएसएस के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, बाहुबली पैसे के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। मीडिया के खिलाफ क्यों? मीडिया, क्योंकि जिस तरह से कुछ मीडिया के लोग जो इतने प्यार से जो है भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जो है इनके जो छोटी छोटी उपलब्धियों को इतने बड़े बड़े पन्ने में जो दिखाते रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि ये जीत राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत इसलिए है कि आरएसएस, मीडिया, पैसा, सरकार, उसके बावजूद भी अगर ये नतीजा आ रहे हैं तो निष्पक्ष चुनाव होता है रवीश जी। और जैसे कि अभी हमारे भाई सुदीप जी बता रहे थे, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र हो, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र हो, आप देख लीजिए इस देश में, क्योंकि हम तो झारखंड से हैं, पूरा आदिवासी समाज और वहां के जो लोग हैं, उनका जो जिस तरह से उन्होंने वोट दिया कांग्रेस के पक्ष में, स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट हो गई कि ये जो है उद्योगपति लोग के लिए काम कर रहे हैं। ये बात पूरे भारत में फैल रही है और बात सही है जमीन पर, धरातल पर। ये तो हमारा विचार। चिंतामणि जी, अभी तो तीनों पक्षों के जरिए जो बात कही गई है, आपको वक्त मिलेगा, लेकिन एक सवाल हम जोड़ देना चाहते हैं जो सुदीप ने कही है। झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ और सुदीप श्रीवास्तव ने एक बात कह रहे हैं कि 2015 में आरएसएस ने ही आदिवासियों के लिए एक प्रस्ताव बनाया, लेकिन और उस प्रस्ताव में कहा कि आप कॉरपोरेट के हाथ में हमारे जंगलों को आप सौंपते चले जा रहे हैं, उसको रोकना है, मगर आप रोक नहीं सके। और उन इलाकों में जहां 10-15 साल तक ये कहानी चली कि आरएसएस ने वनवासी कल्याण के आश्रम के जरिए बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा उनके अपने हिसाब से, जिसका उनको वोट मिल रहा है, और वहीं आप हार गए। मैं हमारे मित्र से कहना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है, और इसलिए आपने जो अपना संकल्प जताया कि हम आरएसएस के खिलाफ लड़ेंगे, मेरे ख्याल से आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। तो आप क्यों आरएसएस के खिलाफ है, ये कारण समझ में नहीं आता। आपने कभी आतंकवादियों के खिलाफ होने की बात नहीं करी, आपने पाकिस्तान के खिलाफ होने की बात नहीं करी, उल्टे आप पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप पत्थरबाज के साथ खड़े हो जाते हैं। अरे कहां से लेके लेकिन आरएसएस आतंकवाद के सामने खड़ा है, आप वामपंथियों के आप सवाल का जवाब कहां से कहां ले गए? वामपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने तो ये पूछा कि आरएसएस के लिए जो काम करता था। दूसरा जो प्रश्न रवीश जी से पूछा है, मैं उस पर अब आता हूं। जताइए टीवी चैनल। मैं रवीश जी के प्रश्न पर अब आता हूं। हाँ। रवीश जी ने कहा कि रामबाबू महालगी, वस्तुतः रामबाबू महालगी संघ नहीं है। रामबाबू महालगी एक एनजीओ है
जो संघ से संबंधित विषयों पर विचार करता है, नीति बनाने का काम करता है, वो संघ नहीं है। इसलिए यह कहना कि संघ ने कोई नीति बनाई या संघ ने कोई परिपत्र बनाया, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और अगर वनवासी कल्याण परिषद भी रामबाबू महालगी के साथ कोई विचार करता है आश्रम के तो वो संघ का विचार नहीं है। सभी वो राज्य ठीक के है कि मुख्यमंत्रियों को दिया है, हर बात में संघ उसका को बकायदा जोड़ देना। प्रोग्राम हुआ है हर जगह, सारी जगहों पर कार्यक्रम करके। और दूसरा ये कि मुख्यमंत्रियों को स्वाभाविक दिया रूप से गया है। संघ वनवासी क्षेत्र में काम करता है। आज सबसे ज्यादा मजबूत संस्था यदि कोई वनवासी क्षेत्रों में है तो वो संघ है, क्योंकि हम निष्काम भाव से काम करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं हमारी उसके बहन ने बाद अभी भी आप संघ के क्यों बारे हार में गए? कहा था कि संघ को जो नहीं। लाभ मिलने वाले हैं वो चिंतामणि अब नहीं जी, मिलेंगे, उसके या बाद उनको भी आप ऐसी क्यों आशंका हार है कि गए? अगर सत्ता नहीं रहेगी तो हमको लाभ नहीं मिलेंगे। वास्तव में संघ में कोई स्वयंसेवक लाभ के लिए काम नहीं करता है, हम तो नहीं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। आप आरएसएस तो के इसलिए बखान करने संघ लगे। के बारे में जो विचार सवाल है पहले वो सुन लीजिए शुद्ध एक करने बार। की आवश्यकता है। चिंतामणि जी, आप सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि आरएसएस वहां मजबूत है और उसका प्रभाव क्षेत्र रहा है, संगठन मजबूत रहा, इसके बाद भी वहां पर बीजेपी क्यों साफ हो गई? क्या इसलिए कि आदिवासियों के कल्याण की नीतियों की अनदेखी की गई? यह सवाल है। नीतियां बनाने के बाद, प्रस्तावित करने के बाद। देखिए, संघ की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे। उसको जहां देश हित में लगता है उसके लिए काम करेगी, जो देश हित की बात करेगा उसके लिए काम करेंगे, वो उसको समर्थन देने का काम करेंगे। तो कोई बाध्यता नहीं है। अगर कांग्रेस कल को राष्ट्रवादी काम करेगी, कल को कांग्रेस भी राम मंदिर के साथ में आ जाए, संघ आपके साथ खड़ा होगा। कि आरएसएस सिर्फ आप ही के लिए काम करता है और आप आकर टीवी में कुछ भी बोल देंगे। अरे इस देश की जनता क्योंकि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात कीजिए, आप देश को मजबूत करने की बात चिंतामणि जी, इतना तो झूठ मत बोलिए। मेरा सवाल कुछ और था। नहीं, आप खड़ा जवाब मत दीजिए, कोई फायदा नहीं है। मैं अब ऐसा ना हो कि आप दोनों, अच्छी बात है कि दूर है, पता चला कौन तलवार निकाल लिया, मेरे पास तो कोई वो स्कैनर तो है नहीं, लेकिन नहीं बैठे हैं। लेकिन टीवी के डिबेट को जरा संभल कर देखा कीजिए, बहुत ज्यादा उत्तेजित बातों से उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पर आतंकवाद का समर्थक नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तान का समर्थक है। सही बात है ना? तो हम जो चीनी खाते हैं, हम उसमें तो लिखा नहीं है कि मुजफ्फरनगर का है कि मुजफ्फराबाद का है। अब वहां तो चीनी तो आता ही है वहां से। तो बहुत तरह की चीजें हैं, हम कॉरिडोर भी बना रहे हैं, उसके साथ लड़ाई भी कर रहे हैं, तो अलग एक मसला है जिस पर अलग से उससे बहस की जा सकती है। लेकिन बात यह था कि एक प्रभावशाली संगठन के होते हुए भी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हार को जीत में बदल सकती है और हार को रोक भी सकती है, तो वो कितना रोक पाई, कितना कर पाई, वो ठीक है, भावनात्मक रूप से हम चले गए। पर इसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम थोड़ा ईवीएम पे चर्चा करना चाहते हैं कि अक्सर कांग्रेस जब जीत रही थी तो बहुत ये तंज किया गया कि अब ईवीएम को अब आप दोष देंगे क्या? खासकर ये यूपी चुनाव से ज्यादा शुरू हुआ था। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर सवाल आज के दिन ही उठाया जब वो जीत रहे हैं। अगर हमारे पास वक्त है तो हम अभी सुना देंगे उनके बयान को, या नहीं तो लौट के आते हैं तो सुनाते हैं। हम ईवीएम वाली बात बाद में दिखाएंगे, लेकिन अगर आप देख लें तो बीजेपी को नोटबंदी, जीएसटी से ज्यादा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में जो शहरी सीटें हैं उसमें 54% की कमी आई है, और ये एक तरह से हम दिखाना चाहते हैं कि लोकसभा अगर 2019 का चुनाव हो तो क्या होगा। ये एक और सवाल है कि सचिन पायलट का असर, गुर्जरों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, इसमें बीजेपी की गुर्जर सीटों में, गुर्जर बहुल सीटों में कमी आई है। तो हम एक चर्चा करना चाह रहे थे, इसमें समय कम है। अजय जी, आपको लगता है कि इस चुनाव से 2019 में कोई असर पड़ेगा? बहुत दूर है, बहुत जल्दी हर चुनाव का अलग अलग प्रकृति होती है। क्यों हम राहुल गांधी ने कहा कि हम 19 में भी हरा देंगे? नहीं, इससे जो है कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी को जो मनोबल बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि ये जो जनता की जो समस्या है, जिस तरह से जो पूरे देश में जो किसान की समस्या हो, महिला का समस्या हो, अलग अलग आदिवासी समस्या हो, वो सब उभर के आ जाएंगे। 2019 में जो आम चुनाव में हम लोग को जो है, एक तो सबसे प्रमुख कारण होगा कि हम विपक्षी एकता जो है किस तरह से एकजुट हो कर लड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है और ये सच्चाई है। हम ये हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसे नहीं कहेंगे कि पूरी साफ हो जाएगी, और राहुल जी ने ठीक कहा कि हम लोग पूरी तरह हराएंगे 2019 में,
लेकिन हमारी रणनीति पर काफी निर्भर होगा कि हम किस क्षेत्र में कैसे लड़ते हैं, विपक्षी दल जो मजबूत है उनके साथ किसी तरह कैसे साठगांठ करते हैं। नेता कौन होगा? अक्सर बीजेपी चिंतामणि जी पूछेंगे मोदी जी के सामने कौन होगा? देखिए, चिंतामणि जी को इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो वो चिंता करें कि बीजेपी की आरएसएस मोदी जी को रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। हम जो है अपने चुनावी रणनीति धरातल पर ले आएंगे और जो है हम लोग सफल हम ब्रेक लेंगे। एक ये छोटा सा ब्रेक था, 10 बजे हम फिर से आ रहे हैं, तो उसमें हम विस्तार से बाकी सवालों पर चर्चा करेंगे। और ये इस वक्त जो खबर आ रही है, क्या प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार को स्वीकार कर लिया है? ये उनका अभी अभी आया हुआ ट्वीट है, जिसमें अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि वी एक्सेप्ट द पीपल्स मैंडेट विथ ह्यूमिलिटी। आई थैंक द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व दीज स्टेट्स। द बीजेपी गवर्नमेंट इन दीज स्टेट्स वर्क टायरलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो क्या वो ये अभी मध्य प्रदेश में पूरे नतीजे नहीं आए हैं? अनुराग द्वारी ने कहा कि 10:30 से 11 बजे तक होगा। हमारे डेटा में भी 115 पे कांग्रेस आगे चल रही है, रुझान है बीजेपी 108 पे है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता को मौका देने के लिए, सेवा का मौका देने के लिए एक तरह से धन्यवाद दे दिया है। उन्होंने और भी इसके साथ ट्वीट किया है, बधाई भी दी है। हम दूसरा ट्वीट भी आपको दिखाना चाहते हैं कि जो आज प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को भी एक धन्यवाद दिया है और कांग्रेस की सफलताओं पर भी कांग्रेचुलेशन टू द कांग्रेस फॉर द विक्ट्रीज, बधाई दी है कांग्रेस को। कांग्रेचुलेशन टू केसीआर को भी थंपिंग तेलंगाना में शानदार जीत के लिए बधाई दी है और मिजो नेशनल फ्रंट के लिए भी बधाई दी है प्रधानमंत्री ने। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उनकी मेहनत और परिश्रम के लिए भी अपने ट्वीट में आभार व्यक्त किया है। सुदीप, हम अभी बात कर रहे थे अनुराग द्वारी से कि 115 सीटों पे बीजेपी कांग्रेस आगे चल रही है। अनुराग भी कह रहे थे काफी कुछ बदलेगा, लेकिन इस ट्वीट का मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री ने मैच ऑफ कर लिया, कॉल ऑफ कर लिया? देखिए, ये करीब 15 से 20 सीटें ऐसी बची हैं जैसा अनुराग कह रहे थे, हाँ, जहां पर मार्जिन बहुत कम है। उन जगहों पर, अधिकतर सीट जगहों पर बीजेपी आगे है। तो कांग्रेस की जो आगे जाने वाली सीटें हैं, कांग्रेस की कम मार्जिन वाली सीटें कम है, इसलिए ये थोड़ा क्लैरिटी आ रही है कि कांग्रेस 110 तो पहुंचेगी ही। और अगर 110 वो पहुंचती है और 2 सीटें, पर अभी संभावना है कि कहीं बीजेपी आगे चली जाए तो क्या होगा? मैं वही कह रहा हूं कि जो कांग्रेस को जो 115 है, तो उसमें से 5-7 सीटें ही हैं जिसमें कांग्रेस कम मार्जिन से आगे है। तो क्या ऐसा हुआ होगा कि शिवराज सिंह चौहान से बातचीत हुई होगी और लगा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो फाइनल ये ट्वीट उन्होंने जारी किया होगा? ऐसे मौके पर सीट टू सीट डिटेल बड़े नेताओं के सामने आ जाता है और उनको यह भी पता लग जाता है कि किस एरिया की काउंटिंग बची है। अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम मोहल्ले की काउंटिंग बची है तो और उस सीट पर बीजेपी 200 वोट से आगे है, तो वो मानती है कि शायद अब इस सीट को बचाना कठिन होगा क्योंकि वहां हमको वोट नहीं मिलेगा। या ये एक इंपॉर्टेंट बात है प्रधानमंत्री का, ये कि जनादेश उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जनता का। एक तरह से अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान का आप इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं? जैसे शिवराज सिंह चौहान ने जब एग्जिट पोल आ गए थे तो दूसरे दिन बहुत दावे से कहा था कि सबसे बड़ा पोलिस्टर मैं हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा जनता के बीच में कोई समय नहीं बिताता। पर बहुत बुरी हार नहीं हुई है, 108 सीट है उनके पास। मैंने तो कल भी ट्वीट किया, मैंने जो इसके पहले लिखा भी है, हाँ। मैंने यही लिखा है कि अगर कहीं पर बीजेपी को चांस है तो वो मध्य प्रदेश है। और हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, बसपा नेता। सुधींद्र जी, उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस और सपा अभी तक तीनों एक साथ नहीं आ सके हैं, एक साथ नजर आते हैं वो अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा लगता है कि आप तीनों का महागठबंधन जो यूपी में बनना था वो मध्य प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है और राजस्थान में भी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं इस बात को दो ओर इंगित करते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब इस देश की जनता खड़ी हो चुकी है। दूसरी चीज ये कि क्षेत्रीय जो ताकत है, जैसे मान लीजिए तेलंगाना है,
तो तेलंगाना के अंदर जिस प्रकार से केसीआर और ओवैसी साहब मिलके चुनाव लड़े और जीते हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की भी पराजय हुई है बुरी तरह से और कांग्रेस पार्टी की भी पराजय हुई है जिनके साथ वो मिलके लड़े थे। तो ये मान लेना कि ये इसका कोई एक राष्ट्रीय पैटर्न बन गया है कि इसी प्रकार से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ पूरे देश में तो चलेगा। पर मैं जानना चाहता हूं ये मैं कहना इसलिए जरूरी समझता हूं। हाँ, आपकी ये टिप्पणी ठीक है आज के संदर्भ में, पर क्या हम अनुराग द्वारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या बसपा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार में शामिल होने की शर्त रखेगी या बाहर से समर्थन देती रहेगी? देखिए, अभी ये पूरे परिणाम आने दीजिए और हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी से जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की वहां सरकार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग, वो बात करेंगे और कोई इस प्रकार का कार्यक्रम, कोई इस प्रकार का एजेंडा, कोई इस प्रकार की भागीदारी का कोई प्रस्ताव रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक सकारात्मक सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेंगी। सुदीप, अभी भी सुधींद्र साहब, ये तो बसपा ने इशारा कर दिया है कि हम साथ में रहेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये 115 116 की सरकार काफी टच एंड गो वाली सरकार। देखिए, पहली बात तो जो भदौरिया जी कह रहे थे कि टीआरएस जीती है और ये मैसेज नहीं लेना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी, वो उनकी चिंता समझ में आती है। वो बसपा का ये मानना था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खासकर बिना बसपा के कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस स्वीप कर गई है, मध्य प्रदेश में भी हाफ वे मार्क बसपा के बिना पहुंच रही है और बसपा की खुद की जो 4 सीटें थीं उससे घट के बसपा 2 पर आ रही है। तो भदौरिया जी की चिंता स्वाभाविक है कि कहीं इन नतीजों से कांग्रेस ये मैसेज ना ले ले कि हम अकेले ही आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी अकेले नहीं हरा पाएगी, हमारे को रहना जरूरी है। मैं ये मानता हूं जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि सपा बसपा हमारी आइडियोलॉजी से मेल खाता है। मैं ये मानता हूं कि अगर बहुमत की जरूरत नहीं भी होगी तो इन 2 राज्यों में बसपा के मंत्री बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस रखेगी। आपको लगता है? मुझे लगता है। भदौरिया साहब, इस पे सुदीप ने जो बात रखी है उस पे आपकी टिप्पणी चाहता हूं। और दूसरी ये बात यह है कि जब चुनाव हो रहे थे इन राज्यों में, 5 राज्यों में, तब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस सांपनाथ है, बीजेपी नागनाथ है। अब आप एक समय में दोनों को सांपनाथ नागनाथ कहते हैं, फिर दूसरे समय में आप उनको विचारधारा के नजदीक भी कहते हैं और सेकुलर होने के भी नजदीक कहते हैं। तो क्या ये इन चुनावों में आप लोग सुविधा की लड़ाई से अलग अलग लड़ रहे थे? क्योंकि कहा गया था कि SC/ST एक्ट की वजह से कांग्रेस और बीजेपी साथ आने से दोनों को नुकसान होता, इसलिए अलग अलग दोनों लड़े हैं, कांग्रेस और बीएसपी। देखिए, मैंने तो कहीं नहीं कहा कि हमारा और उनका विचार एक है। अगर हमने कहा होता तो हम तो हमेशा ये कहते, और हम ही ने नहीं कहा। ये मान्यवर काशीराम जो हमारे संस्थापक नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, और बहन मायावती जी ने कई मौकों पर, और हमारा उनसे वैचारिक अगर एकता होती तो हम लोग एक पार्टी में होते। हमारा तो उनका बुनियादी फर्क है, बुनियादी चिंतन अलग है और इसीलिए हमारी पार्टी अलग है। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा फुले, उनके विचार को लेके चलते हैं। ये जिस विचार को लेके चलते हैं, इनके नेताओं ने बताया अभी मध्य राजस्थान में कि हम एक श्रेष्ठ जाति के लोग हैं, हम ही मंदिर बनाएंगे। तो इनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, ये तो स्पष्ट है। जहां तक इस समय जो सीमित कार्यक्रम बन सकता है वो है इस देश की धर्मनिरपेक्षता का, इस देश के लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत किया जाए, उसके बारे में ये जो अभी हमारे मित्र बोल रहे थे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को 4-5% वोट मिलता रहा इन राज्यों में, इस बार भी मिलेगा और राजस्थान में बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगा। ये कह देना कि, और अगर ये 5% और जुड़ गया होता तो किस प्रकार के परिणाम आए, ये तो नहीं सोचा लोगों ने।
ये जरूर सोच लिया कि हम उनके बिना, तो अगर उनके बिना तो आप पूरे देश में अकेले जीतने की ताकत रखते हैं तो अकेले जीत लीजिए। हमारा ये कहना है नतीजा आ गया है तो क्या करेंगे? अगर कांग्रेस को 2-4 सीटों की जरूरत पड़ती है, चलना चाहिए। अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सरकार की स्थिरता के लिए 2-4 सीटों की जरूरत पड़ती है तो आप कांग्रेस की सरकार में शामिल होंगे, समर्थन देंगे, क्या करेंगे? ये देखिए ना, हम टेलीविजन पर इस तरह के महत्वपूर्ण सरकार बनाने, सरकार चलाने के प्रस्ताव पर उत्तर दे सकते हैं। ये तो जो समर्थन चाहेंगे और हमारे को इस योग्य समझेंगे वो प्रस्ताव रखेंगे, बहन जी से बात करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी आपके लिए सांपनाथ और नागनाथ है? देखिए, हमारा उनसे दोनों से वैचारिक मतभेद है, था और रहेगा। हाँ, ये बात हुई एक जवाब तो मिला। हम कोशिश कर रहे हैं अनुराग द्वारी से बात करने के लिए कि फोन लाइन पर ही बात हो जाए, पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ट्वीट किया है उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक तरह से धन्यवाद अदा कर दिया है। हमें नहीं मालूम कि शिवराज सिंह चौहान ने की रजामंदी है या नहीं है, ये सब चीज देखना पड़ेगा। पर SC/ST एक्ट को लेकर अब चिंतामणि जी चले गए, वरना उनसे भी पूछता मैं, रह गई बात। क्या दुविधा रही है, इसकी क्या भूमिका रही है SC/ST एक्ट के को लेकर जो ये जो रिएक्शन मध्य प्रदेश में, ये जो रिएक्शन बीजेपी के खिलाफ हुआ है उसका कारण बहुत दूसरा है। इन्होंने RSS जब बीजेपी का, मोदी जी का कैंपेन खड़ा कर रहा था तब 2 चीजें कहता था कि केवल बीजेपी की ही सरकार बहुमत में रहेगी तो आरक्षण खत्म होगा, और इस एक्ट को भी अमेंडमेंट हमारी सरकार बहुमत में रहेगी तभी होगा। सरकार आ गई, बहुमत में आ गई। अब उसके बाद अमेंडमेंट का काम तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक्ट को डाइल्यूट कर दिया। मजेदार बात यह है रवीश जी कि अमेंडमेंट के माध्यम से कोई नई एडिशनल चीज मोदी सरकार ने नहीं जोड़ी है। केवल जो अमेंडमेंट का जो डाइल्यूशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको निगेट करके पुराने ओरिजिनल एक्ट को रिस्टोर कर दिया। तो अगर रिस्टोर होने से जो पहले की स्थिति वही बन गई, बावजूद इसके जो इनका जो सपोर्ट बेस है, जो इनका कोर बेस है, जो चाहता था कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इंटरफेरेंस ना हो और ये डाइल्यूट रहे, उसमें रिएक्शन हुआ। कई लोग प्रधानमंत्री के ट्वीट में वो देख रहे हैं कि वो AM लिखा हुआ है, तो वो हमारे सिस्टम का टाइम आ रहा है। वो कई लोग ये पूछ रहे हैं, वो उनके ट्वीट में सही समय आ रहा है, हमारे सिस्टम की वजह से आपको ये सुबह का समय लग रहा है, लेकिन उन्होंने ठीक समय पे ट्वीट किया है। पर जिस हिंदू वर्चस्व की बात वंदिता कर रही थी, क्या वो हिंदू वर्चस्व इस SC/ST एक्ट के कारण टूटा और जिसको RSS और बीजेपी मैनेज नहीं कर पाए? देखिए, ये RSS की दुविधा ही है कि जातियों में बटा हुआ समाज रहा हिंदू, जिसको बसपा मनुवाद कह के अपना एक एजेंडा बता के लड़ती रही लगातार। इसको एक रखने पर ही कोई पॉलिटिकल विक्ट्री हो सकती है, ये RSS को पता है। लेकिन अंतर्द्वंद इतने ज्यादा हैं कि जो अपर कास्ट का और वो भी ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है पार्टी के ऊपर, तो आप लीडर तो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन अल्टीमेटली चाहते हैं कि वो डोमिनेंस बना रहे। ठीक है, हमारे साथ इस पे मैं सुधींद्र जी से भी बात करूंगा। अनुराग द्वारी हैं। अनुराग, अभी प्रधानमंत्री का माफ कीजिएगा, एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने जनादेश के लिए शुक्रिया अदा किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता का। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये माना जाए कि उन्होंने मध्य प्रदेश में एक तरह से हार स्वीकार कर ली है? ऐसा लगता है रवीश जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से शुक्रिया कहा है और साफ तौर पे कांग्रेस को भी उन्होंने एक तरह से मुबारकबाद देते हुए कहा है कि यहां भी कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया।
अब लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फासला तय कर पाएगी और बीजेपी 109-114 के आसपास चल रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीएल कांताराव साहब ने भी कहा था कि 10 बजे के आसपास लगभग पूरे नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी अब थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बढ़ती दिख नहीं रही है क्योंकि आखिरी दौर की गणना के आसपास ही है, तो यहां से बहुत ज्यादा पलटने की गुंजाइश दिख नहीं रही है। पहले जिस वक्त हम अभी 1 घंटा पहले बात कर रहे थे 32 सीटों पर 1000 मतों के आसपास का फासला था, लेकिन लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया नहीं है। तो अब एक तरह से यहां पर भी मुख्यमंत्री निवास में भी थोड़ी हलचल बढ़ गई है। उम्मीद कर रहे हैं, सुबह से शिवराज सिंह चौहान आए नहीं थे, अब शायद आकर वो कुछ कहें, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो यहां पर आकर हम लोगों से बात करेंगे। सुबह से इंतजार है कि क्या शिवराज सिंह चौहान जब बाहर आते हैं तो क्या बात कहेंगे, क्योंकि बहुत कांटे का मुकाबला रहा है। और जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि यहां जो भी प्रदर्शन बीजेपी कर पाई है, भले ही बहुमत के करीब ना पहुंच पाई हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की छवि की वजह से है। कई जगहों पर हमने देखा है मध्य प्रदेश में जहां पर पूरे मंत्रिमंडल से या पूरे विधायकों से मौजूदा सरकार के लोग नाराज दिखे, लेकिन बावजूद इसके शिवराज सिंह की अपनी छवि उनके बीच में अनुराग एक सवाल है, एक सवाल है कि सुबह श्रवण गर्ग कह रहे थे कि शुरुआत में अमित शाह ने यह बात कह दी कि हम कोई चेहरा लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। विश्लेषण के लिए ठीक है, पर क्या आपको लगता है कि जनता तक ये सारी बातें पहुंचती हैं और वो इनको याद रखकर वोट करती है? क्योंकि उनका ये मतलब था कि अगर शुरू से ही उनको लेकर लड़ा जाता और कहा जाता तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, पर क्या ये कंफ्यूजन था क्या जमीन पे? आपको नजर आया क्या कि उनके अलावा भी कोई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है या अभी भी उनके अलावा कोई विपक्ष का नेता बन सकता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई दुविधा थी भी। और अगर मैं याद दिलाऊं तो जो उज्जैन में जब संकल्प यात्रा शुरू हुई थी और वहां भरे मंच से अमित शाह ने कहा था कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ये फतह करेंगे, ये अमित शाह ने कहा था। तो मुझे लगता है लगभग 4 महीने पहले ये बात कह दी थी शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी, और जब एक तरह से औपचारिक जो बीजेपी का अभियान था मध्य प्रदेश के लिए शुरुआत की थी। और जमीनी स्तर पर भी जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान उसके पहले भी दौरे कर रहे थे, नर्मदा परिक्रमा के बाद भी उन्होंने दौरे किए, किसान यात्रा, और पूरे प्रदेश में घूमते रहे, तो ऐसी कोई दुविधा या ऊहापोह की स्थिति मध्य प्रदेश में जैसे ही शिवराज सिंह चौहान नेता था भी नहीं जो पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता हो। ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बात करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर इन नतीजों का क्या असर पड़ेगा। तो विधानसभा में जीतने वाली पार्टी लोकसभा में बेहतर करती है, तो इस हिसाब से हम देखना चाहते हैं कि इसकी क्या संभावना रहती है। ये 2014 में राजस्थान में 25 सीटें थी बीजेपी के पास और उसे 17 सीटों का नुकसान होगा मौजूदा नतीजे के हिसाब से। मध्य प्रदेश में भी 17 सीटों का नुकसान होगा और छत्तीसगढ़ में भी उसको 10 सीटों का नुकसान होगा। तो करीब करीब 40 से ज़्यादा सीटें जो हैं, 44 सीटों का नुकसान बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा में हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिसाब से। तो अगर आप देख लें कि 67 सीटों में से बीजेपी 44 सीटें हार रही है, तो उससे उसके बीजेपी के संपूर्ण अस्तित्व पे क्या असर पड़ेगा, उसे कहीं और से भी मैनेज करना पड़ सकता है। सुदीप, देखिए, लोकसभा का चुनाव जब होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और पुराने मध्य प्रदेश में भी ये टेंडेंसी रही है कि विधानसभा का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया, लोकसभा में सीटें बीजेपी की ज्यादा आई। लेकिन जिस तरीके के नतीजे अभी आए हैं, छत्तीसगढ़ तो पिछले बार ही 4 सीट बीजेपी हार रही थी, 1 सीट बीजेपी हारी है, 2 सीट 4000 और 2000 से जीती है, और मोदी लहर में 1 सीट हारी है, 2 सीट 4000 और 2000 से जीती है, और 1 सीट 18000 से जीती। तो छत्तीसगढ़ में तो 7 सीट हारने का लगभग मेरे को दिख ही रहा है, क्योंकि ये 62 सीटों में से अगर इस तरह से बीजेपी यहाँ पे 44 सीटें अगर हार रही है, मैं अगर 44 ना भी मानूं, हाँ, तो 25 से 30 हारने की फेयर चांसेस है।
कि अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव का समीकरण दूसरा है, लोकसभा चुनाव के समय के अलायंस, उस समय की परिस्थितियां, सारी चीजें मैं जोड़ दूं और ये मान लूं कि मोदी जी का ग्राफ अभी उतना नहीं गिरा है, तब भी इन नतीजों से यह है कि 25 का बयान दिखाना चाहता हूं ईवीएम मशीन पे लेकर जो उन्होंने कहा है। मुझे हैरानी हुई, मुझे लगा कि आज के दिन वो नहीं कहेंगे, पर आज के दिन ईवीएम को लेकर उनका दिया गया बयान बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत के इस की घड़ी में भी ईवीएम को लेकर उतनी आश्वस्त नहीं है जितनी आज उसे होनी चाहिए थी। जरूर हम ये चुनाव जीते हैं, बट जो ईवीएम की सेंट्रल इशू है वो अभी भी है। सेंट्रल इशू इज दैट आपके पास पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है, और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे के पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हो या इफेक्ट कर सकते हो, जो आप मैन्युअल वोटिंग में नहीं कर सकते हो। सुधींद्र जी, जो राहुल गांधी ने ईवीएम के बारे में कही है, अगर चुनाव हारे होते, अगर ये बयान दिया होता उन्होंने, तो उनका जमकर आज मजाक उड़ रहा होता, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने ये बयान दिया है ईवीएम को लेकर। देखिए, ईवीएम के संबंध में सारे विपक्षी दल एक राय रखते हैं और इसको कई बार वो कह चुके हैं, और केवल विपक्षी दल ही नहीं, यहां तक कि आडवाणी जी ने भी कहा है, बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने, जो सांसद हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है, जीवीएल उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है इसके ऊपर। तो ईवीएम को संपूर्ण रूप से अगर हम देखें, इस पद्धति को, इसके बारे में निस्संदेह एक दृष्टिकोण विपक्ष के लोगों का रहा है और संपूर्ण राजनीतिक दलों का भी रहा है उस प्रकार से। इसके बारे में जब तक इसकी हम स्पष्ट सफाई से जानकारी, सफाई से चुनाव करा, तो आम जनता और आम विपक्ष अगर चाहता है तो मैं समझता हूं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग जब तक सभी दलों को इस बात के लिए आश्वस्त ना कर ले, तो इस पर प्रश्न जरूर रहेगा। देखिए, इसमें दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जब मॉक पोलिंग होती है, पोलिंग शुरू होने के पहले जो वो होता है, शुरू में दिखाया जाता है कि कैसे मशीन काम करेगी, तो वहां अल्टीमेटली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनके के जो पोलिंग एजेंट हैं वो इंग्लिश छोड़ दीजिए, कंप्यूटर छोड़ दीजिए, हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते होंगे, ऐसे भी पोलिंग एजेंट हो सकते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खासकर। तो पीठासीन अधिकारी वो ये बताता है कि ये बटन दबाइए, वोट इसमें जा रहा है, तो वो दिखता है कि अभी वोट इसमें गया। तो लेकिन वो मशीन का प्रदर्शन दिल्ली में भी चुनाव आयोग करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस मशीन में कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है या कोई ऐसा प्रीवियस प्रोग्राम नहीं है कि चौथे नंबर पे दबाने पर इसको वोट चला जाएगा। अगर ऐसा होता तो बीजेपी 3 राज्यों में क्यों हारती? मैं उस पर भी आ रहा हूं। तो ये इसके कारण उस पर शक बने रहता है। अब जो बैलेट पेपर का सिस्टम था उसमें क्या होता था, उसमें डब्बा खोल के दिखाया जाता है। डब्बा खोलने पर अनपढ़ आदमी भी फिजिकली वेरीफाई करता है कि अंदर कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो भी वोट डल रहे हैं वो मेरे सामने डल रहे हैं और मेरे सामने सील हो रहे हैं। तो ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन का कंफर्म करने का जो ऑप्शन बैलेट पेपर में उपलब्ध है वो मशीन में नहीं है। अल्टीमेटली हमको पीठासीन अधिकारी की बात माननी पड़ती है कि इस मशीन में कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था। अब दूसरी बात जहां तक आई कि बीजेपी क्यों हार रही है। बीजेपी जब 2009 का चुनाव हारी तब आडवाणी जी की वो किताब आई थी, वो जो जीवल नरसिम्हा राव ने लिखी थी, उस समय बीजेपी ने भी बहुत हल्ला किया था। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि वो टेक्नोलॉजी कितनी पुख्ता है या सही गड़बड़ है। मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र का जो बुनियाद है वो लोगों के भरोसे पे टिकी है। लोगों का भरोसा भारतीय चुनाव में, भारतीय चुनाव आयोग में है। इसके कारण भारत में लोकतंत्र मजबूत है। अगर एक साइजेबल परसेंटेज लोगों के दिमाग में यह शंका बार बार आ रही है कि ईवीएम के कारण चुनाव गड़बड़ होता है, आज महाकुटामी के जितने लोग होंगे
तेलंगाना में, वो ये मानते होंगे कि हो सकता है ईवीएम में गड़बड़ होने के कारण टीआरएस जीती। तो इस शंका से भारतीय लोकतंत्र को नुकसान है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो 1990 का माहौल नहीं है जब कोई भी बूथ लूट लेता था। अब इतनी फोर्स लगती है, इतना पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, अलग अलग। अक्सर लोग कहता है कि बूथ फिर लूटना शुरू हो जाए। नहीं होगा, बूथ तो आज भी लूटा जा सकता है, केवल बटन ही तो दबाना है। पर आज नहीं होता है ना बटन दबाने, अगर आपने वहां पर कब्जा कर लिया और बटन दबाना है तो वो क्यों नहीं किया जा सकता? वहां तो टाइम ज्यादा लगता था कि कागज फाड़िए, सील लगाइए, उसका नंबर डालिए, फिर बूथ में डालिए। इसको अगर लूटना है, अगर आपका पोलिंग एजेंट आपके हाथ में आ गए। जी, मैंने बूथ को लूटते हुए देखा बटन से, ईवीएम के भी आपने देखा है जी, ईवीएम के साथ मैंने बूथ को लुटते हुए देखा है, बच्चों को बटन दबा के वोट डालते हुए देखा है। छोड़ दीजिए कौन लोग करते हैं, ये संभव है। मतदान केंद्र की तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने चश्मदीद गवाह रहा हूं, किसी दिन बताऊंगा आपको। अच्छा तो ये इस कारण, इन सब कारणों से एक अलग तरीके का ऑफ रिकॉर्ड है जो ऑन रिकॉर्ड भी है। हाँ, ये इन सब कारणों से मैं ये मानता हूं कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इसमें ज्यादा भरोसा है वो चीज करें। अब वीवीपैट से जो गिनती हो रही है कहाँ उसकी वजह से रात 10 बजे तक तो नतीजे आ ही रहे, तो यही देरी तो बैलेट बॉक्स से भी हो रही थी, इतनी देरी होती थी। आप दूसरे तरीके से सोचिए, 8 लाख करोड़ जिस देश का बजट है, जिसके 5 साल सरकार को 40 लाख करोड़ का भाग्य निर्धारण करने का अधिकार मिल रहा है, उसको कौन चलाएगा? इसको तय करने में अगर 5,000 करोड़ आप खर्च करते रहे, 10,000 करोड़ खर्च कर देते हैं तो वो बहुत ही कम कीमत है। अगर आप बोलते हैं कि बैलेट पेपर छपवाने में पैसे ज्यादा खर्च होंगे, टाइम ज्यादा जाएगा। इस बार क्यों ऐसा हुआ कि कांग्रेस के लोग जैसे ही छत्तीसगढ़ में मतदान खत्म हुआ वहां पे उसके घेरेबंदी करके इंतजार करने लगे, बैठने लगे। बहुत तरह की खबरों पर मीडिया ने भी काफी रिएक्ट किया, पर क्या बीजेपी के लोग भी वहां पे पहरेदारी कर रहे थे? उनकी तो ऐसी कोई खबर आई नहीं। इस कांग्रेस जिस तरीके से कर रही थी रिएक्ट, उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का रिएक्शन आ रहा था कि कांग्रेस हार स्वीकार कर चुकी है, इसलिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो जाहिर बात है कि फिर बीजेपी का कोई कैडर ऐसा नहीं हमारे साथ कपिल सिब्बल हैं फोन लाइन पे। सिब्बल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के नतीजे अभी पूरी तरह से नहीं आए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने जनता को धन्यवाद कर दिया है। क्या अब आपको लगता है कि सरकार बनाने की जो की जिम्मेदारी है वो अब कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से आ गई है? वो ऐसा ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और संविधान के तहत गवर्नर साहब को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना पड़ेगा। और क्योंकि बीएसपी के भी 2 लोग जीते हैं इसमें और उन्होंने भी साफ जाहिर कर दिया कि कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस बात से हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार तो हमारी बनेगी मध्य प्रदेश। सिब्बल साहब, राहुल गांधी ने आज ईवीएम को लेकर एक टिप्पणी की है कि दुनिया भर में इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी कई बार याचिकाएं दी हैं, चुनाव आयोग को याचिकाएं दी हैं, कोर्ट तक गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज जब आपकी पार्टी हर जगह जीत कर आई है 3 राज्यों में, क्या अब भी आपको लगता है कि ईवीएम को लेकर नए सिरे से सोचे जाने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात एक मैं समझता हूं कि एक बात जान लेनी चाहिए कि कोई भी मशीन हो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, चाहे वो 15,000 16,000 की मशीन हो या कोई अब अमेरिका के लोग जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी में, वहां वो इंटरफियर करते हैं अमेरिका में बैठकर। तो एक छोटी सी मशीन का क्या बात है? और क्वेश्चन ये है कि भाई प्रोसेस जो वोटिंग का है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। जब मैं वोट करने जाता हूं और बटन दबाता हूं, मुझे मालूम है कि मैंने बटन दबाया है और अपने प्रत्याशी के लिए मैंने वोट किया है। ठीक है ना जी। अब जब काउंटिंग होती है तो उसमें तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, काउंट तो मशीन करती है। तो दोनों प्रोसेस पारदर्शी होने चाहिए। तो क्या अभी इस सवाल को अभी और आगे ले जाएंगे या छोड़ देंगे कि हम तो जीत ही रहे हैं तो छोड़ देते हैं फिर इसको? बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे, क्योंकि ये बात ये नहीं कि किसी ने दखल अंदाजी की या नहीं की। जो वोटिंग होनी चाहिए वो पारदर्शी होनी चाहिए।
सिब्बल साहब, एक सवाल ये है कि अभी जो रिजल्ट आए हैं उसके संदर्भ में दो मत है कि बीजेपी से नाराजगी के कारण कांग्रेस जीत गई है, इसमें राहुल गांधी का खास योगदान नहीं है, पर क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जहां तक ये चुनाव का सवाल था, प्रदेश के चुनाव का सवाल था, बीजेपी भाजपा के पास सब कुछ था। उनके पास लीडरशिप थी, क्योंकि दो मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए थे, उनके पास मनी पावर थी, उनके साथ मीडिया था, उनके पास बूथ मैनेजमेंट थी, और उनके पास जो वो भाषण करते थे और जिस तरह से इन्होंने क्रिश्चियन माइकल को यहाँ लाए और जिस तरह से ये बातें इंग्लैंड की हो रही हैं कि उनको विजय माल्या को वापस दिया जा रहा है, और जिस किस्म के शब्द इस्तेमाल हुए थे रैलियों में, तो लगता तो ऐसा था कि भाजपा समझ लिया कि ये सब करने के बाद वो जीत पाएगी, लेकिन फिर भी जनता ने उनके खिलाफ वोट दिया। अब देखिए, इनके पास राजस्थान में 165 सीट थी, हमारे पास 21 सीट थी, 21 से हम आकर 100 पे हो गए, और ये 165 पे आकर 74 पे हो गए, तो 90 सीट का इनको लॉस हुआ राजस्थान में। तो इसका मतलब है कि जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। पर सिब्बल साहब, आपने मीडिया का भी जिक्र किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि अजय कुमार भी हमारे साथ पैनल में थे, कांग्रेस नेता, आपके सहयोगी, उन्होंने भी मीडिया का जिक्र किया, पर तमाम डिबेट में तो आप लोगों को भी स्पेस मिलता ही है मीडिया को लेके। नहीं, कभी कभी जरूर मिलता है कि जिस तरह से प्रोग्राम चलते हैं, मैं किसी एक मीडिया हाउस की बात नहीं कर रहा, कि ऐसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और ये आरोप हमने आज नहीं लगाए, कई बार लगा चुके हैं कि कुछ ऐसी चैनल हैं जो केवल उनके पक्ष में बात करती हैं, और उनको हम गोदी मीडिया कहते हैं। तो आज के दिन ये साबित हो गया कि जनता इनके खिलाफ हो चुकी, और मोदी जी का कोई आप प्रभाव नहीं पड़ता जब जनता खिलाफ हो जाए। और उस बीच ये भी साबित हो गया है कि जो राहुल गांधी है, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की, जिस तरह से उन्होंने मतलब के इंथ्यूजियाज्म दिखाया कैंपेन में, उसका भी प्रभाव पड़ा है। तो उनका रोल रहा, जनता का रोल रहा, और इनकी नाकामी का रोल रहा। और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, खास तौर पे डीमोनेटाइजेशन, और जो जीएसटी इन्होंने लागू किया है, उससे हिंदुस्तान के हर जन को नुकसान हुआ है, और उसका भी प्रभाव अभी आपको लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी की ये जीत है, वैसे अगर आंकड़े देखें तो बहुत अंतर मध्य प्रदेश में नहीं है, बहुत ज्यादा फासला राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में जरूर है आपको, पर क्या ये राहुल गांधी का कोई चमत्कारिक रोल है इसमें? देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से चुनाव जीता जाता है, और मुद्दे कई हो सकते हैं। उसमें एक वजह चुनाव जीतने की राहुल गांधी भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लगन के साथ, और जो उन्होंने अपनी कनेक्टिविटी दिखाई, खास तौर पे गरीब लोगों के साथ, फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ, छोटे छोटे व्यापारियों के साथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, महिलाओं के साथ, तो मैं समझता हूं कि ये योगदान तो उनका रहा है, लेकिन केवल एक ही वजह नहीं है जिसकी वजह से हम चुनाव जीते हैं। और जो आप कहते हैं ना कि उनका अंतर हमारा कम रहा है, नहीं, ऐसे आप इस नजरिए से मत देखिए। आप देखिए कि जब भाजपा की 165 सीट थी, हमारी 21 थी, और फिर भी हम 100 पे आ गए, इसका मतलब कि बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। ये छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, हालांकि हमारी लीड अंतर हमारे बीच में कम है, लेकिन परिवर्तन बहुत ज्यादा है, और यही बात मध्य प्रदेश में हुई है। पर आपको लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए खून को मौका मिलना चाहिए, नई उम्र के लोगों को मौका मिलना चाहिए, या अनुभव को आधार बनाया जाना चाहिए? नहीं, ये देखिए हमारी पार्टी तय करेगी, और इसमें कई चीजें हमें सामने रखने पड़ेगी। अनुभव एक चीज है, नई पीढ़ी को एक चांस मिलना चाहिए, वो भी एक फैक्टर रहेगा, और आगे हमारी परिस्थितियां क्या सामने होंगी, उनको कैसे सामना करना पड़ेगा, कौन बेहतर सामना कर पाएगा, ये भी बात रहेगी। कौन मैनेज कर सकता है सरकार को, ये भी बात रहेगी। और जो बाकी जो चुने गए लोग हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उनकी क्या राय है, वो भी बात सामने आएगी। तो इन सब चीजों को देखकर तभी तय होगा कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सिब्बल आपका हमसे फोन लाइन से बात करने के लिए। सुदीप, कपिल सिब्बल भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेके
ईवीएम को लेके काफी आक्रामक हैं। मतलब आज के दिन तो ये उम्मीद थी कि वो पीछे हट जाएंगे सब कोई, पर आपको लगता है कुछ ठोस पहल और होने वाली है? एक मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ 30 सेकंड है। हाँ, 2015 में चुनाव आयोग ने प्रस्ताव रखा कि एक ऐसी मशीन भी रखें जिससे कि सारी मशीनों की काउंटिंग एक साथ हो जाए। उसको बीजेपी ने भी नकारा है, उसको बीजेपी ने भी अपोज किया और वो चीज लागू नहीं हो पाई। पहले ये होता था कि सारे मशीनों के वोट मिला के फिर काउंटिंग होती थी, तो आपको पता नहीं लगता था कि किस मोहल्ले ने किसको जिताया। ये चुनाव आयोग ने इसलिए किया था कि इसके कारण भेदभाव होता था डेवलपमेंट वर्क में, कि इस मोहल्ले से इसको दिए हैं तो अब यहां नहीं करना है काम, या इसको तंग करना है। तो वो चीज आज है। आज एक एक बूथ का रिजल्ट आपको पता है कि यहां पर मेरे को इतने वोट मिले हैं और यहां इस लोगों ने गड़बड़ की होगी, यहां इनको मेरे को ठीक करना है। ये ठीक नहीं है, ये गलत चीज है। ये अगर आप बैलेट करते हैं और मिला के फिर करेंगे तो चीज नहीं तो पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा सा हिस्सा आपको दिखाने वाले हैं कि जीतने के बाद उन्होंने किस तरह से खुद को पेश किया। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन स्टेट्स में, तेलंगाना में, मिजोरम में हमारी हार हुई, वहां जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बट ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाएं। तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है और जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। जरूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब बदलाव का समय है, तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। रोजगार और किसानों की जो समस्या है, ये सेंट्रल थीम है और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये हर प्रदेश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। और इसके लिए हमको स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये सोच समझकर एक नया देश को विजन देना पड़ेगा। तो जरूर ये दो मुद्दे हैं और ये भी फीलिंग है कि जो प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, जो प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के बारे में वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए हैं। वो तो बड़ा क्लियर है। ऑपोजिशन, आपने कल मीटिंग देखी होगी, बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड है, यूनिफॉर्मली यूनाइटेड है और एक साथ लड़ेगी। चीफ मिनिस्टर की मतलब कोई बड़ी इशू नहीं आने वाली है, वो काफी स्मूथली हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे तो तीन प्लेटफॉर्म्स पे वो इलेक्ट हुए थे: रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान। और जनता के दिमाग में यह था कि प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है। और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है। इसका ये जो पहले लोगों के दिमाग में सवाल नहीं था, अब क्लियरली वो सवाल उठ गया है और ये रियलिटी है। रियलिटी है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी सच्चाई निकलेगी।
मैंने तो कोई मतलब गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। प्रधानमंत्री को देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने काम करने के लिए चुना है और क्लियरली प्रधानमंत्री को मैसेज गया है कि आप रोजगार की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, भ्रष्टाचार का जो इशू है और अब जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो मतलब आरबीआई जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा जो डैमेज हो रहा है उसके बारे में आप कुछ कीजिए। और फ्रैंकली प्राइम मिनिस्टर पैरालाइज्ड से हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एंड ही इज अनेबल टू टेक द प्रेशर दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन। दैट इज प्रीटी क्लियर। उनके भाषणों में अगर आप देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ये जो मेन 3-4 सवाल हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। तो दैट इज द इशू। प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग चोजन। इंडिया इज फेसिंग अ क्राइसिस, जॉब क्राइसिस। प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग चोजन टू रिजॉल्व इट, सो ही शुड गेट टू वर्क। हमने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वो किसान कर्जा माफी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। देखिए, हमारी अप्रोच अलग है। हम बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे, मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। अगर लोगों की थिंकिंग है, अप्रोच है, हम उससे अग्री नहीं करते हैं, हम उससे लड़ेंगे, बट हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते हैं। एक जो जनता में फीलिंग थी, जो जनता विजन देखना चाह रही थी, जो उनको बीजेपी नहीं दिखा पाई। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो मैं बहुत खुशी से कह रहा हूं, जिसने पूरे देश को दिखा दिया कि वो है क्या। और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने, मैं बंद कमरों में आपसे कहता हूं बट मैं खुले कमरे में कह देता हूं, आप बब्बर शेर हो। तो ये फीलिंग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में थी वो काफी इफेक्टिव रही। और फ्रैंकली जो नॉर्मली हमारी टेंशन्स होती हैं लीडर्स के बीच में, उनको भी हमने काफी इफेक्टिवली आयरन आउट कर दिया। एक साथ मिलकर हम चले तो उसका फायदा हुआ। तो नेताओं के भाषण बहुत हो गए, उन कार्यकर्ताओं को भी नाचते गाते देखिए जिनके हिस्से खुशियां आई हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का नतीजा है और आने वाले सरकार में उनकी भागीदारी होगी, वो भी अपने आप को नाचते गाते देख लें, ताकि तब जब सरकारें भूल जाएंगी, सरकार में आने वाले मंत्री विधायक, तब वो देख सकेंगे कि इनके लिए हमने कितनी मेहनत की थी, कितना कुछ नाचा गाया था। गांधी जी ने घेरा मोदी जी को, अमित शाह जी को अपने खुद के राज्य गुजरात में। उसके बाद लगातार कांग्रेस ग्राफ ऊंचा बढ़ रहा है और मोदी जी ग्राफ नीचे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार हारें हुई उपचुनाव में और 5 साल तक जनता को जो त्रस्त किया, उसका परिणाम है कि आज जनता ने मन बना लिया।
महोदय 19 फाइनल मैच द गेम इज क्लियर काउंटडाउन स्टार्टिंग इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड आज लोकतंत्र की जीत हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो निर्णय दिया है वह ऐतिहासिक है। बिल्कुल राहुल गांधी जी जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की जीत है, जनता की जीत है, बदलाव की जीत है, घोटालों के खिलाफ अभियान करने की जीत है, जीत इंसानियत की है। बीजेपी ने पछाड़ कर उस कांग्रेस हल्ला